गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स के लाइव क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संजू और सबसे पहले आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग यूपी सुपर टेट की परीक्षा पे में जो मैथ्स और रीजनिंग वाले पोर्शन आने वाले हैं हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये वाला सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसके 25 क्वेश्चंस के करीब एग्जाम में पूछे जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग से। और आपको मैंने कल भी बताया था जैसा कि इन 25 क्वेश्चंस जो भी आपसे पूछे जाएंगे वो काफ़ी आसान होते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, और हम आपको बिल्कुल यहाँ पे अच्छे तरीके से सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप हमारे क्लास में बने रहें अंत तक और नए नए चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। बहुत ही बेहतर तरीके से हम आपको पढ़ाने का या सिखाने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है या जो भी आपको सिखाया जाएगा वो काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट और काम आने वाला होगा। और सिर्फ इस एग्ज़ाम की बात हम नहीं कर रहे हैं, आप आगे किसी भी एग्ज़ाम में इस कह सकते क्लासेस का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो बेशक यूपी सुपर टेट की हम तैयारी करवा रहे हैं आपको, लेकिन मैथ और रीजनिंग जहाँ भी पूछा जाएगा आपको इस क्लासेस से थोड़ा बहुत तो फ़ायदा मिल ही जाएगा। तो चलिए जल्दी से मैसेज करके बताइए कि क्लास में आप लोग आ चुके हैं और मेरी आवाज़ और वीडियो प्रॉपर आपको मिल रही है, दिख रही है। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे क्लास में पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि क्लास में आप डाउट पूछ लीजिएगा। ये आपके पास बहुत अच्छी सुविधा है कि आपको क्लास बिल्कुल बोरियत नहीं लगेगा कि टीचर से आप बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपने समस्या को, डाउट जो भी आपका डाउट है, आप चैट के माध्यम से पूछ लीजिए कि सर ये समझ नहीं आया, इसको दोबारा बता दीजिए, इस कॉन्सेप्ट को एक बार और बता दीजिए, या इस क्वेश्चंस को दोबारा बता दीजिए। हम आपको 5 से 6 बार भी बताने का प्रयास करेंगे जब तक आपको समझ में ना आए। तो जरूरी बात है कि आपको क्लास में पूछना पड़ेगा, तभी तो हम बताएंगे। आपके मन की बात को तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाइए और क्लास में जो भी हैं एक बार जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए कि हाँ मैं क्लास में हूँ और मुझे आपकी आवाज़ और वीडियो प्रॉपर दिख रही है। फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी मज़ा आएगा आपको आज की क्लास में, क्योंकि आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, और कहा जाए तो पूरे मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नंबर सिस्टम पे हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं, संख्या पद्धति। आपको अगर संख्या के बारे में ही नहीं पता तो आप मैथ्स के बारे में क्या ही पता कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि संख्या पद्धति काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे उसका कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर में भी यूज हो सकता है। तो आप इस बात से मतलब अवेयर रहिएगा कि नंबर सिस्टम सिर्फ आपको नंबर सिस्टम में ही काम नहीं देगा, आपको दूसरे चैप्टर में भी इसका काम दे सकता है। और नंबर्स तो बिल्कुल आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगा, तो नंबर सिस्टम है ही इंपॉर्टेंट। यहाँ हम जो भी सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया कि हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो क्लास में सारे लोग जल्दी से आ जाइए और क्लास को मिलके एंजॉय करते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से सीखते हैं। कुछ नई बातें सीखेंगे आप लोग, हो सकता है कुछ बात पता भी होगा। इस बात को भी मैं मान के चलता हूँ कि कुछ बच्चे नंबर सिस्टम पहले भी पढ़े होंगे, उनको नंबर सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी होगी। बट हाँ, यहाँ कुछ नया सीख के जाओगे, ये गारंटी। यहाँ कुछ आप नया सीख के जाएंगे, इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं कि आप यहाँ कुछ नया सीखो। तो उत्तर प्रदेश सुपर टेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और हम अभी फिलहाल गणित सेक्शन पे चर्चा कर रहे हैं या मैथमेटिक्स। जब मैथ समाप्त हो जाएगा तो हम लोग रीजनिंग पे बातचीत करते हुए दिखेंगे आप। पहला टॉपिक है आज संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अभी बताया था मैंने कि हम आज बातचीत करेंगे नंबर सिस्टम पे, या कहे तो संख्या पद्धति। और विश्वास रखिए बहुत ही शानदार टॉपिक है, काफी मजा आएगा। काफी क्लास में आप एंजॉय भी करेंगे और हम आपको एंजॉय भी कराएंगे, अच्छे तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे। कोई डाउट हो तो क्लास में जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग जो भी आ चुके हैं क्लास में,
अंजू का मैसेज आया है, गुड इवनिंग सर। तो गुड इवनिंग अंजू, आपका क्लास में स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास में जरूर बता दें। कल आपको समझ में आ गया था अंजू? सारी क्लासेस जो भी मैंने प्रतिशत में कल कराया आपको समझ में आ गया था? कोई डाउट तो नहीं था ना कल की क्लास में? बता देना। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति या इंग्लिश में कहें तो नंबर सिस्टम। अच्छा, नाम से ही पता लग रहा है कि हम यहाँ संख्या के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? संख्या के बारे में या नंबर के बारे में? संख्या के बारे में या नंबर के बारे में? तो जाहिर सी बात है ये पूरा चैप्टर संख्या पे डिपेंड है। मतलब संख्या के बारे में जानेंगे, नंबर्स के बारे में जानेंगे, डिजिट के बारे में जानेंगे। हम लोग इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करते हुए दिखेंगे। तो सबसे पहले ये जानना है कि संख्याएं कितने तरह की होती है। अगर हम सबसे पहले अगर बात करें तो हम यहाँ पे संख्या के बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो संख्या यहाँ पे आपको दो तरीके के मतलब देखने को मिलेंगे। दो तरीके या दो तरह की संख्या। एक होता है वास्तविक, एक है वास्तविक संख्या और दूसरा है अवास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल नंबर या कह सकते हैं नॉन रियल नंबर। वास्तविक और अवास्तविक, इससे क्या समझते हैं आप? तो वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या है जिसको हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और सबसे जरूरी बात है इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका हम दैनिक जीवन में या गणित में प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो वास्तविक संख्या का मतलब एक ऐसी संख्या जिसका आप सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, गणित के अंदर प्रयोग करते हैं, तो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, जब हम कह रहे हैं कि वास्तविक संख्या और आप गणित में प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है कि जितने भी आप नंबर्स लिखते हैं गणित के अंदर या उसका यूज करते हैं वो सभी संख्याएं वास्तविक है। जैसे कि 5 वास्तविक संख्या है, 6 वास्तविक संख्या है, √25 वास्तविक संख्या है, 3/4 वास्तविक संख्या है, 5.6 वास्तविक संख्या है, 7/3 वास्तविक संख्या है, -6 वास्तविक संख्या, -15 वास्तविक संख्या है। मतलब आपने यहाँ पे जितनी तरीके की संख्याओं को लिखा है और आप इसका प्रयोग भी करते हैं। क्या आपने कभी 5 का प्रयोग नहीं किया? किया है। 6 का किया है। √25 का बिल्कुल किया होगा। 3/4 का किया होगा। 5.6 का किया होगा। मतलब यहाँ पे संख्या आपके कंप्लीट हो, पूर्ण हो, माइनस में हो, प्लस में हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, स्क्वायर रूट में हो, अंडर रूट में हो, कुछ भी हो जिसका आप यूज करते हैं गणित के अंदर, वो सभी संख्याएं क्या है? वास्तविक या रियल नंबर है। तो बात होता है कि फिर अवास्तविक संख्याएं क्या होती है? तो अवास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिसका हम प्रयोग नहीं कर पाते। लिख भी पाते हैं, पढ़ भी पाते हैं, सुन भी पाते हैं, बट प्रयोग नहीं कर पाएंगे आप। मतलब वो गलत है, वो यूज नहीं होता गणित के अंदर, वो वैलिड नहीं है। वो क्या है? वैलिड नहीं है। तो ऐसी संख्याएं क्या होती है? अंडर रूट में निगेटिव मान। याद रखना, अंडर रूट के अंदर कभी भी निगेटिव मान जो है ना, ये सही नहीं माना जाता। ये अवास्तविक संख्या है या कह सकते हैं इसको वर्चुअल नंबर है या नॉन रियल नंबर है। इसको हम लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बट यूज नहीं कर पाएंगे, प्रयोग नहीं कर पाओगे। और अगर हम कहें तो 5/0, कोई भी संख्या कभी जीरो से भाग नहीं लगती। या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कभी जीरो ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। संख्या के डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होंगे, हर कभी जीरो नहीं होगा, अंश जीरो हो सकता है। तो ऐसी संख्याएं अवास्तविक होती है। इसलिए आज से आप इस बात का ध्यान रखना कि हम अवास्तविक संख्या के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। ये हमारे किसी काम का नहीं है, बस आपको सिखाने के लिए पढ़ाया मैंने कि आप जान लो कि अवास्तविक संख्याएं क्या होती है। एक्चुअल में हमें केवल वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है या जानना है।
रियल नंबर के बारे में पढ़ना और जानना है, केवल याद रखना, बस वास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या हमारे किसी काम का नहीं है और आगे भी हम इसका कहीं यूज करने वाले नहीं। अब देखो, संख्या अगर वास्तविक पढ़ रहे हैं हम लोग या रियल नंबर की बात करें तो संख्या फिर दो तरीके के होते हैं। मतलब रियल नंबर की बात करें, वास्तविक संख्या की बात करें तो पहली संख्या होती है प्राकृत या प्राकृतिक, प्राकृतिक, और दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या, जिसको कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर, और ये होता है नेचुरल नंबर। प्राकृत या प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, क्या होता है डिफरेंस, समझो भाई। नेचुरल नंबर का मतलब है एक ऐसी संख्या जो 1 से लेकर 9 तक के डिजिट से बनी गई संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि 1 से लेकर 9 जो डिजिट है ना, वो नेचुरल नंबर होता है। 1 से लेकर 9, नेचुरल नंबर में केवल 1 से लेकर 9 तक का डिजिट जो है ना प्रयोग किया गया होता है। कोई भी नेचुरल नंबर लिखिए, उसमें 1 से 9 दिखेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दुनिया में जितनी भी संख्याएं लिखी गई होती है वो सब 1 से लेकर 9 डिजिट से ही बना होता है। तो बात होता है कि फिर इसमें कई बार 20 लिखने में दिक्कत आती थी, 50 लिखने में दिक्कत आती थी, 100 लिखने में दिक्कत आती थी। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो नहीं होता। तो इसलिए नेचुरल नंबर के साथ जीरो लगा दिया गया और ये हो गया 0 to 9। तो 0 to 9 से दुनिया की सभी संख्याएं लिखना पॉसिबल है। आपको बड़ा हैरत सा हो रहा होगा कि केवल आपके पास 10 डिजिट है 0 से लेकर 9 तक, और ये 10 डिजिट से आप दुनिया के किसी भी संख्याओं को लिख सकते हैं। और ये होता है पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर, इसलिए इसका नाम है होल, कंप्लीट। दूसरे लैंग्वेज में इसका नाम होता है कंप्लीट नंबर। तो नेचुरल नंबर में जीरो लग जाना ही क्या होता है, होल नंबर। अगर आपने जैसे नेचुरल नंबर में जीरो लगा दिया तो वो बन गया होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या, कंप्लीट नंबर, दैट्स ऑल। तो आपने नेचुरल नंबर और होल नंबर भी समझ लिया, बहुत जरूरी बात था और अच्छी भी बात है। अब हम लोग पढ़ेंगे, पहला होता है परिमेय संख्या। क्या होता है परिमेय संख्या? ये क्या होता है भाई परिमेय संख्या? परिमेय संख्या का मतलब एक ऐसी संख्या जिससे हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, या यूं कहें तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकें, जिसका हर जीरो ना हो या क्यू जीरो ना हो। मतलब ऐसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सके तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के बराबर ना हो, या दूसरे शब्दों में कहें तो इसे भिन्न के रूप में लिख पाए। पी वाई क्यू का मतलब भिन्न, फ्रैक्शन, जहां अंश और हर है, पी अंश क्यू हर है। तो ऐसी कौन सी संख्याएं होती है भाई? तो ऐसी सभी संख्याएं जैसे 5/4 पी वाई क्यू के फॉर्म में, 3/2 पी वाई क्यू के फॉर्म में, 1.25 एक्चुअल में ये भी पी वाई क्यू के फॉर्म में है। कैसे? जब आप इसका डेसिमल हटाते हैं तो ये हो जाता है 125/100, पी वाई क्यू के फॉर्म में है। हम लिखेंगे 5, ये भी कहीं ना कहीं पी वाई क्यू के रूप में है, क्योंकि 5 के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो ये भी आपका रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। √49 ये भी आपका पी वाई क्यू के फॉर्म में, क्योंकि √49 का मान 7/1, तो आपका ये भी पी वाई क्यू के फॉर्म में है। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखी जाए वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। बस शर्त है कि इसके नीचे कहीं भी जीरो नहीं दिख रहा होगा, मतलब हर जीरो नहीं होगा। तो दूसरा इसमें क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्या होता है भाई अपरिमेय संख्या? ये क्या है? तो अपरिमेय संख्या मतलब एक ऐसी संख्या जिसे हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए, ऐसी संख्या जिसे हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके। तो यहां लिखेंगे ऐसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में
ना लिख सके, एक ऐसी संख्या जिसे पीवाईक्यू के फॉर्म में ना लिख सको, वो क्या है? अपरिमेय संख्या। तो अब बात होता है कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है मेरे भाई? तो अंडर रूट में एक ऐसा मान जो फ्री ना हो सके, या अंडर रूट में ऐसा मान जिसका वैल्यू संभव ना हो। अंडर रूट 24 का मान आप एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, अंडर रूट 5 का मान एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। तो ऐसा नंबर जो अंडर रूट में फंस जाए, ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट पॉसिबल ना हो, वो सभी संख्याएं क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय तो क्यों? क्योंकि इसको आप पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। क्यों? जब तक इसका मान संभव नहीं होगा तो पीवाईक्यू के फॉर्म में कैसे लिखोगे? जब तक इसका मान संभव नहीं होगा तो आप इसे पीवाईक्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बस इतनी सी बात तो समझना है ना हमें। तो परिमेय अपरिमेय आपने सीख लिया, बहुत जरूरी था, एग्जाम में पूछा जाता है। अब उसके पास बाद इंपॉर्टेंट है पूर्णांक, जिसको कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स। क्या कहते हैं भाई? इंटीजर्स। क्या होता है ये इंटीजर्स? देखो, इसको अगर संधि विच्छेद करें ना तो पूर्णांक का मतलब है पूर्ण अंक। पूर्णांक मतलब पूर्ण प्लस अंक। एक ऐसी संख्या जो पूर्ण हो, कंप्लीट हो, अधूरा ना हो। मतलब एक ऐसी संख्या जो पूर्ण हो, कंप्लीट हो, अधूरा ना हो। तो अधूरा किसको कहते हैं? जो डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, जो अंडर रूट में फंस जाए, ये सब क्या है? पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं। तो पूर्णांक क्या है? जैसे 5 है पूर्णांक, -4 पूर्णांक, 6 पूर्णांक, 8/2 भी पूर्णांक होगा क्योंकि कटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अंडर रूट 64 भी पूर्णांक है क्योंकि 8 आ जाएगा। तो याद रखना, पूर्णांक ऐसी संख्या है जो कंप्लीट हो, अधूरा ना हो, या डेसिमल फ्रैक्शन में ना हो, या अंडर रूट में फंसा हुआ ना हो। जैसे मैं कहूं 5.4 ये पूर्णांक नहीं होगा, 6/5 पूर्णांक नहीं होगा, अंडर रूट 37 पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। 2.5 पूर्णांक नहीं होगा, लेकिन 2.0 पूर्णांक होगा क्योंकि इसका मतलब है 2। याद रखना। तो एक ऐसी संख्या जो कंप्लीट हो वो पूर्णांक है। अब कुछ बच्चे यहां देख रहे होंगे, यहां पे माइनस में भी लिख दिया मैंने। तो पूर्णांक या इंटीजर का मतलब ही होता है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों संख्या इसमें हो सकती है। पूर्णांक के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर आता है। लेकिन हां, अगर वो थोड़ा सा यहां पे लिख दे धनात्मक पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, तो याद रखना इसमें केवल तब आप पॉजिटिव नंबर लोगे, इसमें निगेटिव नंबर की परमिशन नहीं है। जैसे कि 1, 2, 3, 4 इस तरह के जो नंबर है ना, जहां तक जाना है चले जाइए, डेसिमल फ्रैक्शन को छोड़ के, वो सभी संख्याएं क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि इसमें कहीं भी आपको निगेटिव नंबर नहीं दिख रहा होगा। लेकिन अगर वो लिख दे ऋणात्मक पूर्णांक, क्या लिख दे? ऋणात्मक पूर्णांक, तो याद रखिएगा एक ऐसी संख्या जो निगेटिव में हो, ये सभी संख्याएं क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है, निगेटिव इंटीजर है। ये क्या है? निगेटिव इंटीजर है, ऋणात्मक पूर्णांक है, क्योंकि इसमें सभी संख्याएं आपको निगेटिव में दिख रही है, इसमें पॉजिटिव नहीं आ सकता। लेकिन हां, अगर हम इस दोनों को मिला दें, अगर हम इस दोनों को मिला दें तो ये बन जाता है पूर्णांक, जिसमें कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंटीजर होता है। पूर्णांक लिखा है तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, धनात्मक पूर्णांक लिखा तो केवल पॉजिटिव, ऋणात्मक पूर्णांक लिखा तो केवल निगेटिव। इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। इसको समझाने का एक अच्छा तरीका है नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन के बारे में पता होगा कि नंबर लाइन में यहां पे 0 है, ये कंट्रोल करता है 0। 0 के राइट साइड में जितनी भी संख्याएं होगी ना, ये पॉजिटिव इंटीजर है, 1, 2, 3, 4 और 5। और 0 के लेफ्ट साइड में जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब निगेटिव नंबर है। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है।
और जीरो के राइट साइड में जितनी भी संख्याएं होंगी वो आपके धनात्मक पूर्णांक है। और जब दोनों मिल जाता है तो बन जाता है पूर्णांक, मतलब इंटीजर्स। इंटीजर्स में दोनों संख्याएं आ जाती है, ऋणात्मक और धनात्मक। ठीक है, आगे चलिए। ये समझ गए आप? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा भाई, परेशान नहीं होना है कि सर नहीं बताएंगे। ठीक है, हम बिल्कुल बताएंगे। आप कुछ भी पूछेंगे तो हम जरूर बताएंगे। ठीक है, लेकिन आप पूछिएगा तब ना। यहां तक सबको क्लियर है ना? तो अब आपके लिए बहुत आसान आसान हम करने वाले हैं सम संख्या। अच्छा, सम संख्या क्या है? इवन नंबर कहते हैं इसको इंग्लिश में। सम संख्या, इवन नंबर, एक ऐसी संख्या जिसके अंतिम अंक या ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। ठीक है ना, 0, 2, 6, 4 या 8 हो। ये सारे क्या है? सम संख्या है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर है। हाँ सॉरी, सम संख्या इवन नंबर है। तो एग्जाम्पल से समझिए कि इवन नंबर फिर कौन कौन सा हो जाएगा। जैसे 10, 22, 32 है ना, 64, 88, 966, इस तरह की जितनी भी संख्याएं हैं ना, वो सभी क्या है? सम संख्या है, क्योंकि इसके अंतिम में आपको 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह का नंबर दिख रहा है या यूनिट प्लेस पे। तो अब बात होता है विषम संख्या क्या है मेरे भाई? विषम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। तो ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो। ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो। 1, 3, 5, 7 या 9, वो सभी संख्याएं क्या है? विषम है, जिसके यूनिट प्लेस पे आपको 1, 3, 5, 7, 9 दिख जाए। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 11 लिखा हो, 25 लिखा हो, 333 लिखा हो, 447 लिखा हो, 959 लिखा हो। इस तरह की जितनी भी संख्याएं होगी ना, वो आपके ऑड नंबर होंगे, विषम होंगे, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 1, 5, 3, 7, 9 इस तरह का डेटा दिया गया है। समझ में आ रहा है? जल्दी से बता दो। ठीक है, तीसरी होती है भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। नाम से ही क्या लग रहा है? भाज्य संख्या, भाग होने वाली संख्या, जो विभाजित हो जाए, जो पूर्ण रूप से भाग लग जाए। तो एक ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाए, उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। मतलब ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसको कहते हैं भाज्य संख्या या भाग लगने वाली संख्या। एग्जाम्पल से समझिए, 4, 8, 9, 12, 25 इस तरह की जितनी भी संख्याएं आपको दिखेगी, आप देखोगे कि ये एक और खुद के अलावा तो लग ही रही है भाग, इसके अलावा किसी और नंबर से भी भाग लगेगा। जैसे 4 1 और 4 से लग ही रहा है, लेकिन 2 से भी लग रहा है। 8 1 और 8 से लग ही रहा है, लेकिन 2 और 4 से भी भाग लग रहा है। 9
1 और 9 से भाग लग ही रहा है, 3 से भी लग रहा है, तो किसी एक भी अन्य संख्या से भाग लग गई ना, तो आप समझ जाना वो क्या है, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर है, याद रखिएगा। तो अब बात आता है कि भाई फिर अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या का मतलब एक ऐसी संख्या जो केवल एक से और खुद से विभाजित हो, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो। एक ऐसी संख्या जो केवल एक और खुद से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल से समझिए, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस तरीके की जितनी भी संख्याएं होंगी वो अभाज्य संख्या है, क्योंकि आपने देखा होगा 2 केवल 1 और 2 से विभाज्य हो रहा है, किसी तीसरी संख्या से विभाज्य नहीं। 1 और 3 से ही हो रहा है, 1 और 5 से हो रहा है, 1 और 7 से हो रहा है, 1 और 11 से हो रहा है, 1 और 13 से हो रहा है, किसी अन्य संख्या से यह विभाजित नहीं होगी। तो ऐसी संख्या को कहेंगे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। एक बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं, याद रखिएगा। 2 इकलौती सम अभाज्य संख्या है। 2 इज यूनिक इवन प्राइम नंबर। दो एक अकेली ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, क्योंकि दुनिया की सभी सम संख्याएं भाज्य होती है, क्योंकि सम संख्या 2 से भाग लगना ही है। तो दुनिया की सभी सम संख्याएं भाज्य होती है केवल 2 को छोड़कर। तो 2 अकेली अभाज्य सम संख्या है, याद रखिएगा, क्योंकि 2 केवल 1 और 2 से भाग लगता है। एक है बहुत इंपॉर्टेंट सह अभाज्य संख्या, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? ये एक ऐसी संख्या का पेयर, 2 संख्याओं का ऐसा समूह जिसके बीच एक भी कॉमन फैक्टर ना हो, या दोनों संख्याओं को भाग करने के लिए कोई भी एक संख्या कॉमन ना हो, एक को छोड़कर। एक तो सबको भाग करता है, या यूं कहें तो 2 संख्याओं का ऐसा समूह जिसके बीच कॉमन फैक्टर केवल 1 हो और कोई संख्या ना हो, तो हम कहेंगे 2 संख्याओं का समूह जिसके बीच केवल एक कॉमन फैक्टर संख्या 1 हो। 2 संख्याओं का एक ऐसा पेयर जिसके बीच केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, वह है 1। ढूंढिए वो कौन कौन सी संख्याएं होंगी। एग्जाम्पल 2, 3, इन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर 1 है, क्योंकि 2 को 2 भाग कर रहा है, 3 को 3 कर रहा है, लेकिन दोनों को भाग करने के लिए एक कोई संख्या बताइए जो दोनों को एक साथ कर रहा है। पॉसिबल नहीं। 16 और 21, देखिए 16 को 4 भाग कर रहा है, 21 को 3 कर रहा है, लेकिन दोनों को एक साथ भाग करने के लिए कोई नंबर बताइए। पॉसिबल नहीं। अगर 2 लेंगे तो 16 को करेगा, 3 लेंगे तो 21 को करेगा, लेकिन 2 16 और 21 को एक साथ नहीं, 3 16 21 को एक साथ नहीं। हाँ, दोनों को एक साथ भाग करने के लिए एक संख्या पॉसिबल है 1, तो 1 के अलावा बताइए ना। और लीजिए 9 और 16, 9 और 20 ले लीजिए। 9 20 को भाग करने के लिए एक संख्या कॉमन बताइए ना। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं। तो एक ऐसी संख्याओं का पेयर जिसके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहां पे अभाज्य वर्ड दिख के,
कि उनको लगता है कि सह अभाज्य के अंदर केवल अभाज्य संख्याएं हो सकती है, तो नहीं, सह अभाज्य के अंदर कोई भी संख्याएं हो सकती है, केवल देखना है कि उन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। आप देखेंगे यहाँ पे अभाज्य अभाज्य है, यहां देखेंगे सम विषम है, या कहेंगे भाज्य भाज्य है, यहां देखेंगे तो भाज्य और सम है। तो केवल एक ही पॉसिबल नहीं होता, सम सम कभी भी को प्राइम नहीं बनता है। याद रखना, सम और सम संख्याएं कभी भी को प्राइम नहीं बनती, क्योंकि इनके बीच कॉमन फैक्टर 2 होता है। सम संख्या को 2 से विभाजित होना तय है। तो बाकी सब कुछ पॉसिबल है। अभाज्य के साथ अभाज्य हो सकता है, भाज्य के साथ भाज्य हो सकता है, अभाज्य के साथ भाज्य हो सकता है, सम के साथ विषम हो सकता है, विषम के साथ विषम हो सकता है, लेकिन सम के साथ सम नहीं होगा। ठीक है, याद रखना, सम के साथ सम कभी भी ये को प्राइम नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। और एक बात और याद रख लो कि लगातार 2 संख्याएं हमेशा सहअभाज्य होती है। लगातार 2 संख्याएं हमेशा सहअभाज्य होती है, जैसे 2 3 7 8 15 16 225 226, ऐसी कोई भी लगातार 2 संख्याएं उठा लो, वह हमेशा सहअभाज्य होती है। मतलब उनके बीच कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि लगातार 2 संख्याओं का पेयर हमेशा सहअभाज्य होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, ऑल क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट थोड़ा सा भी? क्योंकि अब हम लोग बहुत शानदार चीज पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है, विभाजिता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल, 2 से लेके 11 तक। 2 से लेके 11 तक के विभाजिता का नियम पढ़ेंगे, और इससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे और क्वेश्चन हल कर पाएंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे 2 के विभाजिता के नियम। 2 के विभाजिता के नियम क्या कहता है? ये 2 के विभाजिता का नियम क्या कहता है? तो 2 के विभाजिता का नियम यह कहता है कि वे सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होगी जिसके अंतिम अंक पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, या यूं कहें तो सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित होती है। तो हम कहेंगे ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक या जिसका अंतिम अंक इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वो सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ये तय बात है, आपको पूरा संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं है। आप केवल इकाई अंक पे इतनी सी बात को ढूंढ लो। जैसे 20 2 से भाग लगेगा क्योंकि इकाई अंक पे 0 है, 42 2 से भाग लगेगा क्योंकि इकाई अंक पे 2 है, 964 2 से भाग लगेगा क्योंकि इकाई अंक पे 4 है, 1026 2 से भाग लगेगा क्योंकि इकाई अंक पे 6 है, 59788 2 से भाग लगेगा क्योंकि इकाई अंक पे 8 है। तो आपको पूरी संख्या को भाग करने की जरूरत आज से नहीं है, आपको केवल इकाई अंक पे देखना है, 0, 2, 4 या 6 या 8 हो, डेट्स ऑल। दूसरा पढ़ेंगे 3 के विभाजिता का नियम। 3 के विभाजिता का नियम क्या कहता है? 3 के विभाजिता का नियम यह कहता है कि वे सभी संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी जिसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। मतलब संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। संख्या के सभी अंकों का जो योग है ना, वो 3 से विभाजित होने चाहिए, तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे हम कहें
144 क्या 3 से भाग है? तो हमें क्या करना था, 1 + 4 + 4 कर लेना था। 4 4 8 1 9, 9 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो हम कहेंगे ये भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। और सोचो, एग्जाम्पल थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। 25 23 क्या ये 3 से विभाज्य है? 5 2 7 2 9 3, 25 23 3 से विभाज्य है, तो कहेंगे देखते हैं 2 + 5 + 2 + 3 कितना होगा? 5 2 7 2 9 3 12, फिर 12 को 1 + 2 करेंगे, तो 1 + 2 3, और 3 पक्का 3 से विभाज्य है, तो हम कहेंगे ये भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल संख्या के अंकों को जोड़ लेना है और सिंगल डिजिट में ले आइए जब तक ना आवे। देखो 12 आया था, 12 भी 3 से विभाज्य है, लेकिन फिर 1 + 2 कर लिए और छोटा कर लिया। हालांकि यहां से भी चेक हो गया था 3 चौके 12, बट हमने इसको और छोटा कर लिया। सिंगल डिजिट में लाने का प्रयास करेंगे, आसान होगा। चलो अब हम लोग तीसरा करेंगे, 4 के विभाजिता के नियम। 4 के विभाजिता के नियम ये क्या कहता है? 4 के विभाजिता का नियम यह कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक, इकाई और दहाई अंक, एक साथ 4 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब संख्या के अंतिम 2 अंक चार से पूर्णतः विभाजित हो। संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी सभी संख्याएं क्या है भाई, 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे 512, आपका अंतिम 2 अंक 12 है, 12 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, मतलब ये संख्या 4 से भाग है। चाहो तो आप चेक कर लो, नहीं मन कर रहा मत करो, केवल आपको अंतिम 2 अंक को भाग करके चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए 5 के विभाजिता के नियम थोड़ा सा आसान। 5 के विभाजिता का नियम कहता है कि संख्या के अंतिम अंक या इकाई अंक पर 0 या 5 हो। बस संख्या के इकाई अंक पर 0 या 5 हो। संख्या के इकाई अंक पर या तो 0 हो या 5 हो, तो संख्या पूर्ण रूप से 5 से विभाजित है। एग्जाम्पल 20 हो, 555 हो, 430 हो, 665 हो, ये सभी संख्या 5 से विभाजित होगी, क्योंकि इकाई अंक पे 0 या 5 दिख रहा है आपको। दैट्स ऑल। 6 के विभाजिता का नियम, 6 के विभाजिता के नियम ये क्या कहलाता है? 6 के विभाजिता का नियम कहता है कि वे सभी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी जो 2 और 3 से एक साथ विभाजित हो। 6 के विभाजिता का नियम कहता है कि वे सभी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित होगी जो 2 और 3 से एक साथ विभाजित हो। याद रखिएगा, संख्या 2 और 3 से एक साथ विभाजित हो, वो सभी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। एग्जाम्पल समझिए, जैसे हम ले ले 48, देखो 48 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, तो पक्की बात है 6 से भी लगेगा। लेकिन सपोज कर लो हम ले ले 22, 22 2 से भाग लग रहा है, 3 से नहीं लग रहा, तो याद रखिएगा 6 से कभी नहीं लगेगा। एक साथ दोनों से विभाजित होने चाहिए, किसी एक नंबर से नहीं। सपोज कर लो 27 ले लें, 27 2 से नहीं लग रहा,
3 से लग रहा है तो याद रखना 6 से नहीं लगेगा, क्योंकि एक साथ 2 और 3 से भाग लगने चाहिए, तभी 6 से लगेगा। अच्छा, क्यों होता है ऐसा, अभी कभी आपने सोचा है? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि 6 को जो ना हम लोग 2 गुना 3 लिखते हैं, इसलिए इसके विभाजिता का नियम बनता है कि वैसी सभी संख्याएं जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो, वो सभी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी, इसलिए बनता है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो। 7 के विभाजिता का नियम पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, वो किसी भी काम का नहीं है, तो हम सीधा पढ़ेंगे 8 के विभाजिता का नियम। किसका पढ़ेंगे? 8 के। आठ के विभाजिता का नियम ये क्या कहता है भाई? 8 के विभाजिता का नियम यह कहता है कि वे सभी संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाजित होगी जिसके अंतिम 3 अंक एक साथ 8 से पूर्णतः विभाजित हो। संख्या जिसके अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो। संख्या जिसके अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो, वे सभी संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल 58,512। 512 जो है ना वो 8 से भाग लग रहा है, तो याद रखिएगा ये भी 8 से भाग लगना तय है। एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, बहुत ही साधारण सा। 7 नंबर 9 के विभाजिता का नियम, ये बिल्कुल 3 का कॉपी है। 9 के विभाजिता का नियम क्या कहता है? वे सभी संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाजित होंगी जिसके सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो, जैसे 3 वाला था। तो कहेंगे संख्या जिसके सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो। वे सभी संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाजित होंगी। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैं कहूं 5 1 6, ठीक है, 5 1 6 6, ये 9 से भाग है क्या? तो क्या करेंगे? 5 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 6 करेंगे, क्या हो जाएगा? 6 6 12, 6 18, फिर 18 का क्या करेंगे? 1 प्लस 8 करेंगे, तो 9। 9 9 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब ये भी है, हालांकि यहां भी हो गया था, देखो 9 दूना 18। आप सिंगल डिजिट में लाओ तो ज्यादा आसान हो जाता है, तो हम कहे कि ये 9 से पूर्णतः विभाजित। 10 के विभाजिता का नियम और इससे आसान नियम तो कोई है ही नहीं। 10 के विभाजिता के नियम, इससे आसान क्या ही होगा? वे सभी संख्याएं 10 से पूर्णतः विभाजित होगी जिसके इकाई अंक पर 0 हो। क्या कहेंगे? ऐसी सभी संख्या जिसके इकाई अंक क्या हो? 0 हो। ऐसी सभी संख्याएं जिसके इकाई अंक 0 हो वो 10 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल 50 है, 60 है, 120 है, 5040 है, ये सभी संख्याएं 0 से 10 से विभाजित है। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब अंतिम और मोस्ट इंपॉर्टेंट है 11 के विभाजिता का नियम। याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है 11 के विभाजिता के नियम। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, इसका डिफिनेशन से अच्छा एग्जाम्पल है।
एग्जाम्पल से आप सीख जाओगे। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 5 8 9 4 3 5 8 7 5 2 1। मान लो मैंने इतना लंबा चौड़ा नंबर लिया है और मैंने इसको कहा कि ये बता दो कि ये 11 से विभाजित है या नहीं है। आपको ऐसे केस में क्या करना है, इसका विषम स्थान देखो कौन कौन सा है। ये वाला विषम स्थान है, ये सारा आपका विषम स्थान है। विषम स्थान का मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां और 11वां, ये सभी स्थान विषम स्थान है। तो विषम स्थान पे जितनी संख्याएं हैं सबको जोड़ लीजिए। विषम स्थान कह रहा हूं, विषम संख्या नहीं कह रहा, याद रखना। 5 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 1। देखो 1 3 5 7 9 11, 9 5 14, 3 17 8 25 और 6 31। उसके बाद आपको सम स्थान पे जो संख्याएं हैं उसको अलग जोड़ना है। तो सम स्थान पे जो संख्याएं हैं वो देखो क्या है, 8 4 5 7 2, 8 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2। कैसे भाई, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 10वां। 8 4 12 5 17 और 9 कितना होता है 26। कितना हुआ 26। देखो 8 4 12 5 17 7 24 2 26। फिर क्या करना है, इस दोनों का डिफरेंस करना है। क्या करना है, अंतर। बड़ी में से छोटी को घटाना है। कई बार विषम छोटा सम बड़ा होगा, तो जो अंतर है ना, जो डिफरेंस है, वो या तो 0 हो या 11 का गुणज हो या 11 के टेबल में आ जाए, तभी वो 11 से भाग लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। यहां देख रहे हैं अंतर आपका 5 आ गया है। 5 के आने की वजह से ये 11 से भाग नहीं लगेगा। अगर ये 5 की जगह या तो 0 आ जाता या 11 आता, 22 आता, 33 आता, 44 आता, 55 आता, 66 आता, इस तरीके की जितनी भी संख्याएं आ जाती तो हम आसानी से बता देते कि वो 11 से विभाजित है। अदरवाइज ये 11 से विभाजित नहीं है, याद रखिएगा। तो संख्या सम स्थान और विषम स्थान के बीच का जो अंतर है वो 0 या 11 का मल्टीपल हो, 0 या 11 का गुणज हो। सीधी सी बात। यहां तक समझ में आया तो जल्दी बता दो, नहीं आया तो वो भी बता दो। ठीक है भाई, जरूरी थोड़ी कि आता ही हो। ये जरूरी तो नहीं है ना कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आप एकदम सीख ही जा रहे हो सकता है कि ना भी आए तो पूछ लेना है ना। टीचर आपके लिए क्यों अवेलेबल है क्लास, सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं आया है, आपके समस्या को सुनने भी आया है, आपके डाउट को क्लियर भी करने आया है। सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूं। अगर आपको कोई डाउट है तो खुल के पूछिए। आप पूछिए कि सर ये क्यों नहीं मतलब ये समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। आपका पूरा अधिकार है। आप अपने चैट का फायदा उठाइए, चैट में पूछिए हमसे। आपको ये सुविधा यहाँ पे मिला है तो इसका फायदा जरूर उठाइए। बीच बीच में अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए। हाँ नहीं है तो क्या ही पूछना, लेकिन है तो पूछ लीजिए। चलो अब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखवा दिया हूं, यह आपके बहुत काम आएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा। 1 से प्रारंभ n तक के सभी संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। मतलब जैसे 1 से लेके 50 तक के संख्याओं का योग, 1 से लेके 1000 तक के संख्याओं का योग अगर पूछे तो मेरे को फॉर्मूला रखना है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। n का मतलब अंतिम संख्या। 1 से प्रारंभ n स्क्वायर, या कह सकते 1 से प्रारंभ n के वर्गों तक के सभी संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। 1 से प्रारंभ n स्क्वायर तक के सभी विषम संख्याओं का योग n इंटू 2n प्लस 1 2n माइनस 1 अपॉन 3। 1 से प्रारंभ n क्यूब या घन सभी संख्याओं का योग n स्क्वायर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। 1 से प्रारंभ n तक के सभी विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर। आप इस 5 फॉर्मूला को चाहो तो याद कर लो, ये रटना पड़ेगा भाई, ये आपको याद करना पड़ेगा। वैसे मैं याद करने के लिए बहुत कम देता हूं, लेकिन आप इसको प्लीज याद कर लीजिए। ये याद इसलिए कर लीजिए ना क्योंकि इसको आपको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। और इसको रटेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा।
अदरवाइज 1 से लेके 50 तक जोड़ना कितना डिफिकल्ट है वो आप हम समझ सकते हैं। चलो 50 तक फिर भी कर लोगे, 1000 देगा तो क्या करोगे, 5000 देगा तो क्या करोगे, तब तो पागल हो जाओगे ना। इसलिए मैंने इसको प्रिंटेड फॉर्मेट में लिखवा दिया है जिससे कि आप इसको याद कर सके। जल्दी बता दीजिए, यहां तक सबको क्लियर है ना, जल्दी बता दीजिए। यहां तक सबको क्लियर है ना, जल्दी बता दीजिए, क्योंकि अब हम क्वेश्चन करेंगे और जहां फिर कॉन्सेप्ट आएगा वहां हम बता देंगे। बता दो भाई, सबको क्लियर है? क्लास में हो या भाग गए आप लोग? जल्दी बता दो, सबको क्लियर है या नहीं है? चलिए आगे देखो, ये यूपी सुपर टेट 2019 में पूछा गया। पहले हम पीवाईक्यूज करते हैं, आपको पता है कल भी हमने पीवाईक्यूज दिखाया था, आज भी हम पीवाईक्यूज दिखा रहे हैं, आपको याद रखिएगा। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, मतलब परिमेय संख्या जो मैंने पढ़ा था, ये सारी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या फ्रैक्शन में। सबसे छोटी भिन्न निकालने के लिए आपको ये देखना है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे ऑप्शन 4 है, तो इस 4 ऑप्शन को ही देख लेते हैं। तो 6/11 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। तो अगर हम 6 को 11 से भाग करें तो 0 रखें या 0 आया, 11 पचे 55, फिर 5 आया, 11 चौके 44, ये लगभग 0.54 के बराबर आता है। अगर हम 22 से 15 को भाग करें, 0.22 7 दूना 14, 7 6 बार में कटेंगे, 22 6 के 132, ये 18 आया, यहाँ 0 रखे, 7 बार में, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 6 7 में 5 गया 2, या 8 बार में कट जाएगा। तो ये लगभग 0.68 के करीब आया। सबसे छोटी पूछ रहा है तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये बड़ी संख्या हो गई। फिर हम 18 से 13 को भाग करेंगे, 18 सते 126, 8 सते 56, 7 5 12, 4 आया 0, 18 दूना 36, लगभग ये आया 0.72 के बराबर। ये भी देखो अभी बड़ा है तो ये भी नहीं हो सकता। लास्ट बचा 19/36, 36 को 19 से, मतलब 19 को 36 से भाग करेंगे, 3 पचे 15, 3 छक 18, 5 बार में करो, 180, यहाँ 10 आया 0, 36 दूना, ये लगभग आएगा 0.52 के बराबर। देखो अब ये 0.54, ये 0.52 कहेंगे, ये छोटी है, ये थोड़ा सा बड़ी है। तो हमने कहा कि 19/36 सबसे छोटी परिमेय संख्या है या सबसे छोटी भिन्न है, याद रखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चंस को डेसिमल में कन्वर्ट करके बनाने आना चाहिए। अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपको आसान होगा, नहीं तो डिनोमिनेटर सेम करने के चक्कर में कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा और आप गलती कर बैठेंगे। तो ध्यान रखिएगा कैसे करना है। देखो ये 2019 में पूछा है सुपर टेट के, 1.27 किसके बराबर है, रेकरिंग का क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 1.27 पे बार का मतलब पता है क्या होता है, ये एक्चुअल में 1.272727 ऐसे लिखा हुआ है, मतलब 27 पे बार होने का मतलब है कि 27 रिपीट हो रहा है, 27 27 27 27, इसलिए 27 पे बार लगा दिया। इसको बनाने का तरीका होता है, आप इसको करें 1.027 पे बार, एक ही बात हुआ, 1 प्लस ये हो जाएगा 27, ओके, और यहां पे हम करेंगे 100 माइनस 1, यहां पे क्या करेंगे 100 माइनस 1, क्योंकि 27 पे बार है ना तो उसको 1 यूनिट हम ट्रीट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 27/99, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 नमा या 9 तिया 27 और 9 से 11, तो ये कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3/11, इसको सॉल्व करेंगे 11 के 11 3 14/11 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 14/11। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको कहते हैं बार वाला क्वेश्चन या रेकरिंग वाला क्वेश्चन। ये आपके यूपी सुपर टेट 2019 में पूछा है।
यूपी सुपरटेट 2018, किसी परिमेय संख्या का हर मतलब भिन्न का हर अंश से 8 अधिक है यदि अंश को 17 और हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का मान 3/2 हो जाता है। कह रहा परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमने बोला कि संख्या का हर ना अंश से 8 अधिक है, तो हमने अंश को x मान लिया, तो हर कितना हो जाएगा, 8 अधिक है तो x + 8। तो परिमेय संख्या क्या बनेगी, x/x + 8। ये आपका परिमेय संख्या बना। अंश को 17 बढ़ाना है, हर को 1 बढ़ाना है, तो ये बन जाता है 3/2 के बराबर। सॉल्व करिए तो x + 17 बटे x + 9 बराबर 3/2। सॉल्व करेंगे तो 2x + 34 बराबर 3x + 27। सॉल्व करेंगे तो x बराबर 27 में 34 में 27 जाएगा तो 7। x का मान 7 आ गया, तो अंश हो गया 7 और हर हो गया 7 + 8 15। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, अंश बटे हर मतलब 7/15। यही आंसर होगा आपका। परिमेय संख्या क्या होगी, 7/15। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था। मजा आया आपको सॉल्व करके, सीखा आपने। ये आपके सुपरटेट 2018 में पूछा है। विश्वास करना मेरी क्लास के बाद आपको मैथ्स रीजनिंग में तो दिक्कत नहीं होगा। यूपी सुपरटेट 2018 में पूछा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है, 1/2 पे पावर 1/2 या 1/3 पे पावर 1/3। बढ़िया क्वेश्चन है। 1/2 पे पावर 1/2 है और 1/3 पे पावर 1/3 है। याद रखिएगा, बहुत ही साधारण और बढ़िया क्वेश्चन है। हम देखेंगे कि यहां 2 और 3 है ना, इसका ना डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए दोनों को 6 बना दीजिए। तो हमने इसको 3 से गुना किया तो ऊपर भी 3 से करेंगे, हम इसको 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 का पावर 3/6 और यहां बन जाएगा 1/3 का पावर 2/6। अब देखो, अब क्या होता है ना, इसका मतलब हुआ 1/2 का ये क्या होगा 3/6, मतलब ये पावर 3 और कह सकते हैं इसका 6th रूट है। क्या है, 6th रूट है। और यहां हो जाएगा 1/3 का पावर स्क्वायर और ये भी इसका 6th रूट है। अब इसको फिर से सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब का मतलब होता है 1/8 जिसका 6th रूट, और यहां हो जाएगा 1/9 इसका 6th रूट। अब एक बात बताओ, दोनों का तो आपको 6th रूट ही निकालना है। 6th रूट इसका निकालना है, 1/8 का मान लगभग जो आता है ना वो आता है, कह सकते हैं 8 का 8 2 8 दूना 16, लगभग 1.0.125। और इसको करेंगे तो 9 का 9, लगभग 0.11। अब बताओ ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो आपको दिख रहा होगा ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटा का 6th रूट छोटा ही आएगा, बड़ा का 6th रूट बड़ा ही आएगा। तो हम कहेंगे इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, 1/8 वाला, मतलब ये बड़ी है। तो हमने कहा कि 1/2 पे पावर 1/2 बड़ी संख्या है और 1/3 पे पावर 1/3 छोटी संख्या है। अब देखो यहां से आप और ट्रिक सीखो, इतना नहीं करते तो फिर भी बना लेते। कैसे भाई, आपको पता है ये आधा का स्क्वायर रूट है, आधा का स्क्वायर रूट है, और ये क्या है ना 0.33 का क्यूब रूट है। कॉमन सेंस लगाओ कि आधा का स्क्वायर रूट बड़ा होगा या 0.33 का क्यूब रूट बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है आधा का स्क्वायर रूट बड़ा होगा, 0.33 का क्यूब रूट छोटा होगा। क्यूब रूट है, 3 पेयर पे बनता है। बहुत साधारण सा, बाकी ये डिटेल था, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। 2018 में भी और भी क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा, काफी मजेदार सब क्वेश्चन पूछा है, मुझे तो काफी मजा आया है। 5 पे पावर x + 1 प्लस 5 पे पावर
2 माइनस एक्स का मान है 5 पे क्यूब प्लस 1। सॉल्व करो। ये है 5 पे पावर x प्लस 1 प्लस 5 पे पावर 2 माइनस एक्स बराबर 5 पे पावर क्यूब 125 प्लस 1 126। ऐसा यहां पे x का क्या मान रखें जो कि 126 हो जाएगा। तो हम यहां पे 5 का मान 2 रख दें, सॉरी x का मान 2 रख दें, या कितना रखें, हाँ x का मान 2 रख दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। कैसे, तो देखो 5 का पावर क्यूब हो जाएगा और यहां हो जाएगा 5 का पावर 0। ठीक है, 5 का पावर क्यूब होता है 125 और किसी भी संख्या पे पावर 0 का मतलब होता है 1। तो देखो ये 126 बराबर 126 हो जाएगा। हमने कहा कि यहां पे x का जो मान है ना वो 2 होगा, धनात्मक मान मतलब पॉजिटिव मान। एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या पे पावर 0 का मतलब 1 होता है। दुनिया में किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर आपने 0 रख दिया तो उसका मान 1 दे देगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। समझ में आ रहा है भाई? मतलब x का मान 2 होगा। हमने इसको हिट एंड ट्रायल से किया है, अभी भी क्वेश्चन कम नहीं हुआ है भाई। अब 2018 में और क्वेश्चन है। संख्या 5 6 9 3 8 7 में अंक 9 के स्थानीय और वास्तविक मान में कितना अंतर है। देखो एक होता है स्थानीय मान, एक होता है वास्तविक मान। वास्तविक मान वही होता है, वास्तविक मान वही होता है जैसे 9 का वास्तविक मान 9 ही हो, लेकिन स्थानीय मान मतलब यहां 9 का एक्चुअल में स्थानीय मान क्या है। तो 5 6 9 3 7, अच्छा 3 8 7। देखो अगर 9 के स्थानीय मान की बात करें, देखो 7 है इकाई स्थान पे, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। तो 9 जो है ना हजार स्थान पे, तो 9 गुना हजार, तो हम कहेंगे 9 का स्थानीय मान तो 9000 है। या आपको ये देखना है कि 9 के बाद जितना नंबर है उतना जीरो लगा दो, जो बचपन में तरीका था। और 9 का वास्तविक मान 9 ही होगा, और दोनों का जो डिफरेंस होगा 10 में 9 गया 1, 9 9 8, 8991 इसका सही जवाब होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये भी, कि स्थानीय मान और वास्तविक मान का, या स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। वास्तविक मान का दूसरा नाम है अंकित मान। अगर अंकित मान भी आ जाए तो आपको वास्तविक मान ही सोचना है। अंकित मान और वास्तविक मान वही संख्या होती है जिसके बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि वो रियल है, वास्तविक। चलो मैंने प्रीवियस ईयर करा दिया आपको। प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी होता है, याद रखना। एटलीस्ट आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन एग्जाम में मेरे से कितना लेवल का पूछ सकता है। और आपने देखा यहाँ पे मैंने सारा क्वेश्चंस मजे मजे में सिखा दी। कोई डाउट है यहाँ तक? मेरी क्लास में काफी एंजॉय करोगे आप लोग, अगर क्लास में है तो काफी एंजॉय कीजिए। डाउट है तो पूछते रहिए। मजा आ रहा है? ईमानदारी से बताओ। अब क्वेश्चन है कि 1 से लेके 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें, सम ज्ञात करें। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, बताया था। 50 तक कह रहा है मतलब n का मान 50 है, तो 50 गुना 50 प्लस 1 51/2। सॉल्व करेंगे। 25 एका 25, 25 पंचे 125, 2 127। हमने कहा 1275। 1 से लेके 200 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, ऐसे करके जाना है आपको 200 तक। हमने यहां 2 कॉमन किया तो अंदर हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और ऐसे करके गए हम लोग 100 तक। तो आपने देखा कि अंदर आपको 1 से लेके 100 तक का योग निकालना है। यहां 2 कॉमन है, 2 रहने दीजिए। अंदर तो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। 2 से 2 कट गया, इसका आंसर हो जाएगा 101 पे 2 जी। बताओ अगर आपको फॉर्मूला ना पता हो तो आप कभी बना पाओगे? तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। एक से लेकर 150 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब विषम संख्या कह रहा है, विषम संख्या क्या होती है? 1 3
5, 7 ऐसे करके जाना है आपको, और विषम संख्या तक जाना है तो विषम संख्या 149 पे समाप्त हो जाएगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। अब इसमें n कितना है भाई, अब लोग 149 समझ लेते हैं। 150 संख्या में 75 सम और 75 विषम है ना, आधा सम आधा विषम है। 75 में 150 में आधा सम आधा विषम, मतलब 75 संख्याओं का योग क्या होगा, n स्क्वायर। तो इसका मतलब है 75 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाता है 5625। सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। 62 से लेकर 89 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। 62 से 89 तक, देखो 62 से 89 या तो मैनुअली जोड़ लो, 62, 63, 64, 65, 66, 67, या आप करो 1 से 89 तक जोड़ लो और इसमें घटा दो 1 से 61 तक का सम, आपका आंसर आ जाएगा। 1 से 89 तक का सम हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे आपका उत्तर आ जाएगा, ये आप निकाल लें। सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, आप निकाल लेना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। आगे चलिए। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर का सम क्या होगा, मतलब प्रथम n स्क्वायर तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखो फॉर्मूला आपको मैंने दिया है n इंटू n प्लस 1, है ना, n इंटू, ये देखो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। सॉल्व कर दीजिए। n का मान है 10 गुना 10 प्लस 1 11 गुना 10 दूना 20 1 21/6। सॉल्व करिए, आंसर आएगा 2 तिया 6 2 पंचे 10 3 सते 21। 55 गुना 7 होता है 375, और आपका ये आंसर हो गया कि 375 इसका सही जवाब है। ठीक है, और देखिए 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब इस तरह करके 10 क्यूब का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n क्यूब तक के संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। यही होता है ना भाई, एक बार देख लीजिए फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला जरूरी है ना, तो एक बार देख लेते हैं। अच्छा, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 होता है। अच्छा, वहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है ना। सॉल्व कर दीजिए। तो 10 गुना 10, 10 का स्क्वायर का मतलब 100 गुना 11 का स्क्वायर 121/4। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 25 का 25, 25 दूना 50 2 52 5 25 का 25 5 30, 3025 इसका सही जवाब। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं जो आपके काम का होगा। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, और इसको मैं बता देता हूं। इसका ट्रिक है कि 1 से लेके 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखा जाए तो अंक 2 कितनी बार आएगा। देखो अंक 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे, 7 पूछे, 8 पूछे, 9 पूछे, कोई भी अंक जो है ना वो 20 बार आती है। याद रखना कितना बार आता है, 20 बार। कितना बार आता है, 20 बार। 1 से लेके 100 तक को अगर आप लिखोगे ना तो अंक 2 आपका 20 बार आता है, 3 भी 20 बार आएगा, 4 भी 20 बार आएगा। कैसे, तो देख लो। 2 में आएगा, 12 में आएगा, 22 में आएगा, 32 में, 42 में, 52 में, 62 में, 72 में, 82 में, 92 में, 20 में, 21 में, 22 ले ही लियो तो 23 में, 24 में, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में और 29 में। अब आप काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसलिए आंसर हुआ 20। लेकिन क्वेश्चन कई बार इसने ये बदल दिया कि अंक 2 कितनी बार आएगा की जगह लिख देता अंक 2 कितनी संख्याओं में आएगा, तो आंसर हो जाता 19।
अगर अंक 2 कितनी बार आएगा तो 20, और अगर ये कह देता कि अंक 2 कितनी संख्याओं में आएगा तो 19। कैसे होता देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 9 19। क्योंकि अंक 2 कितनी बार आएगा तो इसको आप 2 बार काउंट करते हो, क्योंकि 2 अंक है, लेकिन कहेगा संख्याओं में कितनी बार आता है, तो संख्या तो एक ही है ना, इसलिए एक कम हो जाता है। क्वेश्चंस पे पैटर्न पे ध्यान देना। अगर आपसे पूछे अंक 2 कितनी बार आएगा तो 20, और कहे कि अंक 2 कितनी संख्याओं में आएगा तो 19। उसी तरह 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी और 9 भी, सबका आंसर सेम आता है। कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखा जाए तो अंक 0 कितनी बार आएगा। देखो 0 जो है ना वो 11 बार आता है। कहां कहां देखो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। देखो 0 कितनी बार आ रहा है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमने कहा 11, लेकिन फिर कहता कि अंक 0 कितनी संख्याओं में आएगा तो आंसर होता 10। अगर कहता अंक 0 कितनी संख्याओं में आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितनी संख्याओं में आएगा तो एक कम, और कितनी बार आएगा तो एक ज्यादा। डेट्स ऑल, आंसर होगा 11। देखो 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखा जाए तो अंक 8 कितनी संख्याओं में आएगा। अब देखो कह रहा है कितनी संख्याओं में आएगा तो 19, और कहता कितनी बार आएगा तो 20। इसने कहा कितनी संख्याओं में आएगा तो 19, कितनी बार आएगा तो 20। देखिए अब आपको आंसर 1 मिनट में दिलाएगा, आ जाएगा इसका। ऐसे क्वेश्चंस को देखो, बड़ा शानदार क्वेश्चन होता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चंस को करो, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, 1 मिनट करो आप लोग। ठीक है, इस क्वेश्चंस को करो। 145 से किसी संख्या को भाग दें तो शेषफल 58 बचता है, उसी संख्या को 29 से भाग दे तो शेष क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस का ट्रिक सीखो डायरेक्ट। आपको कह रहा है 145 से भाग देने पर 58 बचता है, 29 से भाग दे तो क्या होगा। आप सीधी सी बात है 58 को ही 29 से भाग दे दो। देखो ये 2 बार में एग्जैक्ट कट जाता है तो शेष 0 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है ना, सबसे छोटी संख्या से सबसे उसके बाद वाली बड़ी संख्या को भाग कर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। किसी संख्या को 204 से भाग देने पर शेष 60 आता है, 34 से भाग दे तो शेष क्या आएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, 60 को 34 से भाग दे दो तो ये एक बार में कटेगा और रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 26। बस आपका आंसर आ गया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको करिए। कह रहा है P3 से बड़ी एक अभाज्य संख्या है, पी स्क्वायर को 24 से भाग देने पर शेष क्या बचना चाहिए। 3 से बड़ी एक अभाज्य संख्या कोई भी सोच लो, 5, तो पी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 25। और अगर आप 25 को 24 से भाग देंगे तो एक बार में कट के शेष आपका 1 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1। कुछ बच्चे का कहना हुआ सर पी का मान 5 की जगह कुछ और लेके दिखाइए। तो अभाज्य संख्या लेना है तो मैंने पी के जगह अब इस बार 13 ले लिया। ये भी एक अभाज्य संख्या, आप कुछ भी ले लो आंसर बदलेगा नहीं। तो पी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 169, और जैसे आप 169 को 24 से भाग देंगे तो 8 बार में कटेगा या 7 बार में कटेगा, और आपका शेष यहां भी 1 ही आएगा। आप चेक कर लो कहीं गलत नहीं होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, काफी इंटरेस्टिंग था। कह रहे वह छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे 4 7 5 9 3 5 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो, मतलब 11 से भाग लगे। आपको 11 से भाग करके चेक कर लेना है इसको, 47 59 और 35 को। 11 चौके 44, 11 तिया 33, 11 दूना 22, 11 छके 66, और अगर हम कहें 11 सते 77 तो यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है 2, तो 75 की जगह अगर 77 होता तो मेरा काम बन जाता। हमने कहा 2 जोड़ दो, मेरा काम आसान हो जाएगा। मतलब 5 की जगह अगर 7 होता तो काम हो जाता, पूरा कट जाता। तो हम कहेंगे कि 2 जोड़ दीजिए।
आप इसको नॉर्मल वैसे भी बना सकते थे, जो मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है। आप ऑड प्लेस को जोड़ लीजिए, 5 7 12 3 15, इवन को जोड़िए, 9 7 16 5 21, है ना, 9 7 16, एक मिनट, ऑड को जोड़िए ना, 4 5 9 3 12, 7 9 16 5 21, 12 में 21 घटाएंगे या 21 में 12 घटाएंगे ना, तो 21 में 12 घटाएंगे तो कितना आता है, 9। या तो जीरो हो या क्या करना है, 11 का गुणज बनाना है, तो हमें जोड़ना है ना, तो जोड़ना है तो आगे जाइए, मतलब आप 2 जोड़ दीजिए तो 11 हो जाएगा, तो हम कहेंगे यही 2 जोड़ना था। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए भाई, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, अभी मैंने आपको कराया था ऐसा क्वेश्चन, और देखो जीरो दो दो सात ही था वहां पे, लेकिन यहाँ पे 7 पे केवल बार है। x का मान है 0.27 पे बार। क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 27 माइनस, जिस पे बार नहीं है उसको घटा दो उसमें, नीचे लिखेंगे 100 क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, और माइनस जितने पे बार नहीं है उतना घटा दो, मतलब एक पे एक जीरो, तो ये हो जाएगा 25/90, 5 25 25, 5 से 18, आंसर हो जाएगा 5/18। समझ में आया, दोबारा समझो, 27 से 27 लिख दिए, जिस पे बार नहीं होता उसको उसमें माइनस कर देते, हाँ टोटल 27 पे होता तो माइनस नहीं करते, 27 पे केवल 7 पे बार है तो 2 को घटा दिए, बटे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 माइनस, और जिस पे बार नहीं है मतलब डेसिमल के बाद एक जीरो से घटा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 5/18। समझ में आ रहा है, जल्दी बता दो, आ ही रहा होगा। ऐसे क्वेश्चंस को देखो भाई, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो कि 99 से विभाजित हो। 99 से विभाजित होने का मतलब है कि वो संख्या 11 और 9 से एक साथ विभाजित हो जाए, जैसे 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि संख्या 2 और 3 से एक साथ विभाजित हो। आपको चेक कर लेना है कि 11 और 9 से कौन विभाजित हो रहा है एक साथ। देखो 9 से तो सब हो रहा है, 11 से चेक कर लो, 9 9 18 1 19 और 9 8 17, 19 में 17 जाएगा 2, ये 11 से भाग नहीं लगेगा, इसको चेक करो, 9 9 18 और 9 9 18, 18 में 18 जाएगा 0, और ये 9 से भी भागे, तो कहेंगे यही संख्या 99 से विभाजित होगी। आप चेक कर लो, आसान सा क्वेश्चन, दैट्स ऑल। कह रहे वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो 111 से विभाजित हो। 111 से विभाजित होने के लिए संख्या 37 गुना 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो आपको 37 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो नहीं पता है, 3 का पता है, 37 का नहीं पता। 3 का क्या कहता है, संख्या के अंकों का सम 3 से विभाजित हो। ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, लेकिन ये दोनों हो रहा है। तो याद रखना 37 से वही संख्या विभाजित होती है जो 6 बार लगातार रिपीट हो। याद रखना 37 से वही संख्या विभाजित होती है जो 6 बार लगातार रिपीट हो, जैसे 888 के फॉर्मेट में वही संख्या हो, तो ये किससे किससे विभाजित होती है, 3 7 11 13 और 37 से। याद रखना जो संख्या लगातार 6 बार आए ना, या जो अंक लगातार 6 बार रिपीट हो, वो 3 7 11 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। एकदम रट लो, कभी गलती नहीं होगा। हाई लेवल पढ़ा रहे हैं आप। किसी अंक को 6 बार लिखने पर बनी हुई संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, अभी पढ़ाया है, 3 7 11 13 37 से, सबसे होगा। 888 का फॉर्मेट में, जैसे एग्जांपल के तौर पे 777 ये पक्का 3 से भी, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, 37 से भी, ये भाग लगेगा ही लगेगा। चाहो तो आप कर लो, आपको ये सब नहीं मिलेगा कहीं पे भी, मैं बता रहा हूं आप। और सिर्फ 3 7 11 13 37 से ही नहीं लगेगा, 11 गुना 7 77 से भी लग जाएगा, 11 गुना 3 33 से भी लग जाएगा, 13 गुना 11 143 से भी लग जाएगा, हर तरीके से लगेगा, लेकिन ये फॉर्मेट है। आगे चलिए, कह रहा है कि 8 अंकों की संख्या ये है, 9 से विभाज्य है, तो केवल एक अंकों की पूर्ण संख्या है, तो ए की जगह क्या होगा। आपको पता है कि 9 से भाग तभी लगती है जब संख्या के अंकों का सम 9 से भाग लगे।
तो 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 1 28, 28 प्लस ए 9 से भाग लगना चाहिए। तो ए का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो 28 प्लस 0 9 से भाग नहीं लगेगा, 28 2 30 9 से भाग नहीं लगेगा, 28 4 32 9 से भाग नहीं लगेगा, 28 8 36, 36 पक्का 9 से भाग लगेगा। तो हम कहेंगे हाँ भाई आप ए की जगह 8 रख दीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कौन सी संख्या 36 से विभाज्य होगी, 36 से विभाजित होने का मतलब है संख्या 4 और 9 से एक साथ भाग लगे। 4 के विभाजिता का नियम क्या कहता है, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाग लगे, नहीं लग रहा, 4 से भाग नहीं लग रहा। 9 से विभाजित होने का नियम है कि संख्या के अंकों का सम 9 से भाग लगे। 8 6 14 3 17 2 19, 9 से नहीं लग रहा। 7 2 9 3 12 6 18, ये 4 से भी लग रहा, 9 से भी लग रहा, तो ये 36 से भी लगेगा। आसान सा क्वेश्चन है, आगे चलिए। ऐसे क्वेश्चंस को आप बनाओगे। ठीक है, अब देखो शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं जिसको कहते हैं इकाई अंक, इसको सीख लीजिए। जिसको कहते हैं इकाई अंक, कह रहे कि जब इसको गुना करिएगा तो इकाई अंक पर क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। अब इसको गुना करना संभव है, संभव तो है, लेकिन करोगे एग्जाम में, समय खराब। सच बताओ किसका मन है करने का, कोई करना चाहेगा नहीं। तो अगर इकाई अंक पे पूछे क्या है ना, तो हमें केवल इकाई अंक से मतलब होना चाहिए या यूनिट प्लेस से। तो सबका यूनिट प्लेस उठा लो, 2 6 3 और 7, सबको आपस में गुना कर लो। 2 गुना 6 गुना 3 गुना 7, सॉल्व करो। 2 तिया 6 दुना 12 तिया 36 गुना 7, 6 सते 42, 7 21 4 25, 252। इकाई अंक पे 2 आ रहा है तो इसके गुना में भी इकाई अंक पे 2 ही आएगा। और इसको आसान कर सकते थे, आपके लिए क्या करना था, आपको देखना था 6 गुना 2 12, 12 का इकाई अंक 2, 2 गुना 3 6, 6 का इकाई अंक 6 ही होता है, और 6 गुना 7 42, 42 का इकाई अंक 2 होता है। यहां से भी आप 2 बता सकते थे। तो आपको इकाई अंक के लिए केवल इकाई अंक से मतलब होना चाहिए, किसी और से नहीं। यूनिट प्लेस के लिए आपको केवल यूनिट प्लेस से मतलब होना चाहिए, किसी और से नहीं। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा, 31 से लेके आप 39 तक गुना किए, 31 32 33 34 35 ऐसे करके। तो एक बात ध्यान रखना, आपने शायद इस बात को महसूस किया होगा कि जैसे 2 गुना 5 करते हैं ना तो ये 10 हो जाता है, और 10 के इकाई अंक पे 0 आता है। और याद रखना 2 गुना 5 जिस मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा इकाई अंक पे, वो पूरे संख्या का मल्टीप्लीकेशन जो भी बनाएगा उसके इकाई अंक पे 0 आना तय है। या 4 गुना 5 आ जाए, ये भी देखो 20, इकाई अंक पे 0। या 6 गुना 5 आ जाए, इकाई अंक पे 0। या 8 गुना 5 आ जाए, इकाई अंक पे 0। इसका साफ मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं 4 में भी देखो 2 छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं 6 में भी 2 छुपा हुआ है, और कहीं ना कहीं 8 में भी 2 छुपा हुआ है। मतलब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक पेयर जीरो जो आता है, या एक जीरो जो आता है वो 2 और 5 के पेयर से आता है। तो आप देखो क्या इसमें 2 और 5 इकाई अंक पे दिख रहा है, देखो 32 में दिख रहा है और 35 में 5 दिख रहा है। जैसे 2 और 5 आया यूनिट प्लेस पे 0 बना देगा, हम कहेंगे आंसर 0। आपको केवल ये सोचना है कि यूनिट प्लेस पे 2 और 5 आया, बस 0 होना तय है यूनिट प्लेस पे, एकदम तय है, डेट्स ऑल। ठीक है, या 4 5 आ जाए, या 6 5 आ जाए, या 8 5 आ जाए, क्योंकि 2 तो छम में छुपा है। अब देखो इसका इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है, कह रहा है कि इसका इकाई अंक बता दीजिए यूनिट प्लेस। कर पाओगे कभी इसका सॉल्यूशन, बताओ ईमानदारी से। 82 पे पावर 83। मैंने क्या कहा था कि इकाई अंक के लिए इकाई अंक का ही रोल होता है। तो आप 2 को उठा लो केवल और 2 पे पावर 83 कर लो। हालांकि 2 पे पावर 83 भी संभव नहीं है, एकदम नहीं है भाई, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक चीज देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, 2 का पावर 1 2 होता है, 2 के पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 4 16 होता है, 2 का पावर 5 32 होता है, 2 का पावर 6 64 होता है, 2 का पावर 7 128 होता है,
और 2 का पावर 8 256 होता है। अब बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो? पढ़ा ये रहा हूं कि देखो 2 4 8 6, फिर देखो 2 4 8 6, मतलब ये 4 पावर के बाद ना इसका यूनिट प्लेस रिपीट होना शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ 2 में नहीं, 3 में भी होता है, 4 में भी होता है, 5 में भी होता है, 6 में भी होता है, 7 में भी, 8 में भी, 9 में भी। मतलब 2 से लेके 9 तक का सभी पावर 4 टाइम्स पे जाके रिपीट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ना 83 को 4 से भाग करके रिमाइंडर निकाल लीजिए। जैसे आपने इसको भाग किया, 20 से कटा और रिमाइंडर आ गया 3, और यही रिमाइंडर आप इसके ऊपर लिख दीजिए। इसका मतलब हुआ 2 के पावर 83 का मतलब हम इसको लिख लिए 2 का पावर क्यूब। बराबर नहीं है, इसका मतलब लिख लिया यूनिट प्लेस के लिए। 2 का पावर 3 होता है 8, और यूनिट प्लेस पे इसका मान जो भी आएगा 8 तो देगा ही देगा। तो आपको बस इस बात का ख्याल रखना है कि पावर 4 साइकिल पे जाके यूनिट प्लेस पे रिपीट देने लगता है। कुछ बच्चे का मेरे पास ये क्वेरी आया था जब मैं पढ़ाता था कि सर अगर 2 पे पावर 80 होता तो क्या होता। मैंने कहा कि 2 पे पावर 80 है तो 80 को 4 से भाग करोगे तो ये 20 बार में कट जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो 0 मत लिख देना, रिमाइंडर 0 आए तो पावर 4 लिखना है। रिमाइंडर 0 आए तो पावर 4 लिखना है, और 2 का पावर 4 होता है 16, तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। 2 का पावर 0 मत कर देना भाई, गलत हो जाएगा। रिमाइंडर 0 आने पर पावर 4 लिख देना। थोड़ा हाई लेवल पढ़ा रहा हूं, आपके एग्जाम में हो सकता है ना भी आए, बट सीख लो मेरी क्लास में, अच्छा रहेगा। 73 पे पावर 103 प्लस 104 पे पावर 103 का इकाई अंक ज्ञात करें। आपको पता है मैंने क्या कहा, इकाई अंक का कॉन्सेप्ट इकाई अंक से ही होता है। 4 का पावर 103, जैसे 103 को अगर हम 4 से भाग किए तो इसका शेष दोनों केस में 3 ही आएगा। आप करके देख लेना, सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, दोनों को जोड़े तो 91 आया, और 91 पे आप देख रहे हैं यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। इसका जो भी वैल्यू आएगा यूनिट प्लेस पे 1 आना तय है। आप करने मत लगना, एग्जाम में पागल हो जाओगे और गलत भी होगा, याद रखना। समझ में आया? बहुत ही लाजवाब और आसान क्वेश्चन है। जल्दी से बता दो समझ आया या नहीं आया। जल्दी से बता दो समझ आया या नहीं आया। मेरे हिसाब से आ गया होगा और आप काफी एंजॉय भी कर रहे होंगे। इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। हमको पता है इकाई अंक के लिए हमें केवल इकाई अंक चाहिए, और इतना बड़ा लंबा चौड़ा को 4 से भाग करना पड़ेगा। 4 के विभाजिता का नियम इसी दिन के लिए तो सिखाया था आपको, केवल अंतिम 2 अंक को 4 से भाग करना। 65 को 4 से भाग करिए, ये 16 बार में कट जाता है और रिमाइंडर 1 दे देता है। तो यहाँ पे हो गया 7 का पावर 1, और इसका आंसर हो जाएगा यूनिट प्लेस पे 7। बताओ कितना समय बचा। इसका आंसर हो जाएगा यूनिट प्लेस पे 7 होगा। जो भी आंसर आएगा यूनिट प्लेस पे 7 आना तय है। कितना अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ रहा होगा आप लोगों को ना। एक इसको देखो, कह रहा है 1 पे पावर 25, 2 पे पावर 25, 3 पे पावर 25 प्लस 9 पे पावर 25 तक का इकाई अंक क्या होगा। क्यों घबराना, आपको पता है सब पे 25 है, और 25 को जैसे हमने 4 से भाग किया 6 बार में कट के शेष 1 देता है। इसका मतलब हो गया 1 का पावर 1, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, और इस तरह करके 9 के पावर 1 हुआ। इसका मतलब हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3, इस तरह करके 9 तक, और 1 से लेके 9 तक का सम होता है 45, और यूनिट प्लेस पे आ जाएगा 5। 1 से लेके 9 तक का सम 45 होता है, या n इंटू एन प्लस 1/2 से भी सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं आपको। कह रहा है a का निम्नतम मान क्या होगा अगर ये 11 से विभाजित हो। तो आप a का मान उठा उठा के रख लो और 11 से भाग करके चेक कर लो। आसान सा क्वेश्चन है, जिससे कट जाएगा वो आंसर हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या था, अगर हमने मान लेते यहां 2 रखा
तो अब हम क्या करेंगे, इवन ऑड प्लेस को अलग अलग जोड़ेंगे। 7 2 9, 9 18 और 5 23, 5 3 8 4 12, 23 में 12 जाएगा तो 11। लो भाई आ गया 11। हम कहेंगे हाँ 2 ही रख लो। मजेदार क्वेश्चन, 10 सेकेंड का। बहुत बेहतरीन और सबसे ज्यादा गलत होने वाला क्वेश्चन, क्योंकि दिमाग में इंसान के गलत कॉन्सेप्ट यहां पे बैठ जाता है कि जब इसको 25 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा। मैक्सिमम टीचर बताते हैं कि 25 से भाग हो रहा है तो लास्ट के 2 डिजिट को, या लास्ट डिजिट इसका 5 होना चाहिए, लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए। उनका कहना यह होता है कि अगर 25 से भाग करोगे ना तो लास्ट डिजिट पे 5 आना चाहिए। तो बच्चे को कहते हैं यहाँ 5 नहीं आ रहा तो 9 में 5 घटा दो, मतलब 4 कम कर दो। तो हम कहेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा 4, जो कि गलत हो जाता है। याद रखना, ये गलती मत करना। याद रखना 25 से अगर किसी संख्या को भाग करते हैं तो अंतिम 2 अंक या तो 25 हो, या 50 हो, या 75 हो, या 00। याद रखना ये रूल है। क्या है ये रूल है कि अगर कोई संख्या 25 से भाग लगती है तो उसके अंतिम 2 अंक या तो 25 50 75 या 00 हो, तभी भाग लगेगा। तो यहां अंतिम अंक 69 है तो 69 नहीं होना चाहिए, या तो 25 हो 50 हो या 75 हो। तो भाई 75 तो नहीं है ना, कम है ना। तो 50 में से एक्स्ट्रा कितना बन रहा है ये, तो 69 में 50 को घटा दो तो हम कहेंगे 19, और यही आ जाएगा शेष। तो आंसर हो जाएगा 19 कि 50 से 69 कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 19, क्योंकि 75 तो बन नहीं पाएगा। हाँ अगर यहाँ 76 होता तो कहते शेष 1 आएगा। तो आपको देखना है वो किसके बीच में आ रहा है, उसमें माइनस कर दीजिए छोटे वाले को। अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्रिक से सिखा रहे हैं भाई, केवल ट्रिक बता रहे हैं आपको आज। आपको काफी इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। कह रहा 361 363 गुना 365 को 12 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। 361 363 और 365 को हम 12 से भाग करें तो शेष क्या आएगा। आपको पूरा गुना करके 12 से भाग करने की जरूरत नहीं है, आपको सबको इंडिविजुअल 12 से भाग करना है। इसको 12 से भाग करेंगे 30 बार में कटेगा, शेष 1 देगा। इसको 12 से भाग करोगे तो शेष 3 देगा। इसको 12 से भाग करोगे तो शेष 5 देगा। तो क्या करना है आपको, यहाँ 1 शेष आया गुना, यहाँ 3 शेष आया गुना, यहाँ 5 शेष आया गुना, फिर 12 से भाग करना है। 5 तिया 15, 15 को 12 से भाग करना है, एक बार में कट के शेष 3 दे देगा। तो आंसर हो जाएगा 3। गुना मत करने लगना भाई, जितना शेष आया सबको आपस में गुना कर दो, फिर एक बार 12 से और भाग दो, क्योंकि वो 12 से अभी भी बड़ा है ना। 12 से छोटा आता तो वही आंसर हो जाता। सपोज गुना करके यहाँ पे 8 आ जाता तो आंसर 8 हो जाता, लेकिन 12 से ज्यादा है तो एक राउंड और भाग देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए और बताते हैं, इसको करिए। 3 पे पावर 23 को 2 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। एकदम घबराना नहीं है। 3 पे पावर 23 को 2 से भाग दे तो शेष क्या आएगा। कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है। आपको यह सोचना है कि 3 पे पावर 23 का यूनिट प्लेस क्या आएगा। पहले यूनिट प्लेस सोचो। तो आपको पता है 3 के पावर 23 को हम लोग क्या लिखते हैं, 20 को अगर हम 23 को अगर हम 4 से भाग करें तो 4 पंचे 20 और शेष आपका 3 आएगा। तो ये हो जाएगा 3 के पावर 3 बटे 2, और 3 का पावर 3 क्या होता है 27, 27 बटे 2, 27 बटे 2 कितने बार में कटेगा, 13 बार में कट के आपका शेष 1 दे देगा। तो आंसर हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा। अभी जो मैंने आपको कराया था यूनिट प्लेस का कॉन्सेप्ट, उसी के आधार पे ये सॉल्व होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है जी। आगे चलिए। 18 पे पावर 59 प्लस 20 को 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 18 पे पावर 59 है, अब प्लस 20 को आप 17 से भाग कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि आप 18 पे पावर 59 को भी 17 से भाग कर रहे हैं और 20 को भी 17 से भाग कर रहे हैं। अब देखो 18 पे पावर 59 का क्या मतलब हुआ कि 18 आपने 59 बार लिखा है, 18 गुना 18 गुना 18, इस तरह करके आप 59 बार लिखे, और सब के नीचे कहीं ना कहीं 17 लगा हुआ है क्योंकि 17 से भाग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
कि 17 से अगर 18 को भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, और हर केस में एक ही शेष बचेगा, और एक को अगर 59 बार गुना करें तो एक ही आएगा। तो हम कहेंगे कि जब इसको भाग करेंगे तो इसका शेष एक आएगा, और इसको भाग करेंगे तो इसका शेष 3 आएगा। 17 का 17 3 20, तो 1 + 3 कितना होगा 4, तो हम कहेंगे इसका शेष आएगा 4। कितना आसान क्वेश्चन था या नहीं था, बस बता दो। मजा आ रहा है? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, याद रखना। आगे चलिए। अब है नंबर ऑफ जीरोज का क्वेश्चन। कह रहा है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में आने वाले शून्यों की संख्या। अब लास्ट में कितना जीरो आएगा गुना करें तो। आपको मैंने अभी बता दिया है कि अगर आप 2 गुना 5 करते हैं तो आंसर आता है 10, मतलब एक जीरो आएगा। लेकिन आप अगर 2 गुना 2 और 5 गुना 5 करते हैं तो आंसर आता है 100, मतलब आया 2 जीरो। क्यों 2 जीरो आया? क्योंकि आपने 2 2 बार, 5 5 2 बार लिया है। एक बार 2, एक बार 5 से एक पेयर से 1 जीरो, 2 पेयर से 2 जीरो, तो 3 पेयर से 3 जीरो होगा। आपको केवल 2 और 5 का पेयर ढूंढना है कि 2 कितनी बार, 5 कितनी बार है। उसने आपसे कहा है 1 से लेके 20 तक गुना करिएगा तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा लास्ट में। आपको पता है कि 5 यहां कहां कहां है, तो देखो 5 यहां 5 में है, 10 में एक बार 5 है, एक बार 15 में 5 है, एक बार 20 में 5 है, टोटल 5 4 बार आया। तो हमने कहा 5 का तो पावर 4 है। अच्छा 2 4 बार आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? देखो 2 1 2 में आ रहा है, 4 में 2 आ रहा है 2 बार, 6 में 2 आ रहा है 1 बार, तो देखो 1 2 3 4, 2 भी 4 बार है और उससे ज्यादा आएगा, तो हमें 4 बार की नीड है। भाई ज्यादा आवे हमें क्या मतलब, हमें 5 के साथ 2 भी चाहिए 4 बार। तो हमने देखा कि 5 2 अगर 4 बार आ रहा है तो अंत में भी 4 जीरो होगा। याद रखिएगा कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में अंतिम में 4 जीरो आना मस्ट है। आप गुना करके देख लो। कई बार ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, हम इसके लिए शॉर्टकट ढूंढे हैं कि आपको क्या करना है। कंडीशन ये होना चाहिए कि 1 से लेके n तक होना चाहिए। n का मतलब कुछ भी, प्रारंभ 1 से होना चाहिए। तो 20 को हम 5 से भाग करेंगे, 5 चौके 20। अब ये 5 से छोटा हो गया ना, इस 20 को अवॉइड करो तो देखो 5 का पावर 4 है। तो अगर आपको घात भी निकालने देगा ना तो आप आसानी से निकाल लोगे। और याद रखना 5 4 है ना, तो 2 तो उससे ज्यादा ही होता है, कम नहीं होता। किसी किसी रेयर केस में कम होता है, बट अगर 5 आ गया तो मान लेना कि उतना ही जीरो है। ठीक है, आगे चलिए। प्रथम 55 प्राकृतिक संख्या को गुणनफल में आने वाले शून्यों की संख्या। 55 को हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। 5 से 11 बार में कटा, अब ये 11 बड़ा है तो एक बार और करिए, 5 दूना 10। अब हटा दीजिए, इसको अवॉइड करते हैं। 11 और 2 को जोड़ दीजिए आपस में, तो कहेंगे 13। तो 5 जो है ना 13 बार आएगा 55 तक के गुणा में, तो हम कहेंगे कि 13 जीरो होगा। 2 आना ही आना है 13 बार, उससे ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। उससे ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा, याद रखिएगा। और चलिए, 10 गुना 20 गुना 30 गुना इस तरह करके कह रहा है 200 तक में आने वाले शून्यों की संख्या। 10 गुना 20 गुना 30 गुना इस तरह करके 200 तक गुना है, कितना जीरो होगा भाई? बढ़िया क्वेश्चन है यार, याद रखना। 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 1। 20 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 2। 30 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 3। और ऐसे ऐसे करके आप 200 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 20। आप यहां देख रहे होंगे इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 20 तक जा रहा है, और यहां जो 10 है ना वो 10 बार आएगा, याद रखना, सॉरी 20 बार आएगा। तो 10 यहां 20 बार ऑलरेडी आ चुका है, मतलब 20 जीरो तो होना ही होना है। अगर आप 10 को 20 बार गुना करें, 10 गुना 10 गुना 10 करें तो 20 जीरो आना तय है, तो इसलिए 20 जोड़ दिए। और 1 से लेके 20 तक में कितना जीरो आएगा अंत में, तो 5 चौके 20 4, तो 4 और जोड़ दीजिए, तो 20 + 4 24 जीरो। हम कहेंगे कि आप 10 से लेके 200 तक गुना करेंगे ना तो अंतिम में आपके 24 जीरो आएगा। कितना आएगा, 24 जीरो। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आने की संभावना कम है, बट सीख लो। यहां देखो कह रहा है 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 ऐसे करके चल रहा है, 100 तक में कितने जीरो आएंगे। अब बात है कि यहां पे लगातार नहीं है तो आपको लगातार करना पड़ेगा।
कैसे? 2 को लिखते हैं 1 गुना 2, 4 को लिखते हैं 2 गुना 2, 6 को लिखते हैं 2 गुना 3, 8 को लिखते हैं 2 गुना 4, 10 को लिखते हैं 2 गुना 5। इसी तरह करके अगर 100 को लिखेंगे तो 10 गुना 10। कितना लिखेंगे? 10 गुना 10। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 है ना, इस तरह करके चल रहा है। 2 को लिखेंगे 2 गुना 1, ऐसे लिख दो 2 गुना 1। तो यहाँ देखो सम में 2 आ रहा है और 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 के साथ 5 भी तो चाहिए, तो इससे तो कोई काम नहीं बना। हम यहां देखेंगे आ रहा है 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10। तो 10 तक में नंबर ऑफ जीरोस कितना होता है? 2। कितना होता है भाई? 2 होता है ना। अब यहां पे आपको ये देखना है या उससे अच्छा आप सोचो इसको दूसरे तरीके से बनाओ, इस तरीके से ज्यादा आसान मैं बताता हूं आपको। यहां पे देखो 5 कहां कहां बनेगा, तो देखो 10 में 5 बनेगा, 15 में 5 है, 20 में है, 25 में है, 30 में है, 35 में है, 40 में है, 45 में है, ठीक है, 50 में है, 55 में है, 60 में है, 65 में है, 70 में है, 75 में है, 80 में है, 85 में है, 90 में है, 95 में है और 100 में। इतना जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और आप देख लो 2 4 6, अच्छा 10 के बाद 15 क्यों आएगा भाई? 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, तो 15 पे तो नहीं आएगा क्योंकि विषम तो है ही नहीं भाई, है ना। 15 नहीं हो सकता, 25 नहीं हो सकता, 35 नहीं हो सकता, है ना, 45 भी नहीं होगा भाई, 55 भी नहीं होगा, 65 भी नहीं होगा, 75 भी नहीं होगा, 85 भी नहीं होगा, 95 भी नहीं होगा, क्योंकि विषम स्थान पे आएगा ही नहीं। कितना 5 आया? देखो 1 5 यहां आया, 1 5 यहां आएगा, 1 5 यहां आएगा, 1 5 यहां आएगा, यहाँ 2 5 आएगा, 25 दूना 2 50, 1 5 यहां आएगा, 1 5 यहां आएगा, 1 5 यहां आएगा, 1 5 यहां आएगा और यहाँ 2 5 आएगा। तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। कितना आया भाई? 11। 1 2 3 4 5 2 7 8 9 10 11, 11 ही आ रहा है। अच्छा ये 2 बार है ना, तो 12। तो हमने कहा कि इसमें आपके 12 जीरो जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था, ध्यान से करिएगा, आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हैं। और अब इसमें कुछ भी ऐसा दम नहीं है, एक अंतिम क्वेश्चन है और इसको कर लेते हैं, उसके बाद आपकी क्लासेस समाप्त हो जाएगी। कह रहा है इसको अगर जोड़े तो किसके द्वारा विभाज्य होगा। यहां पे भी आपको केवल यूनिट प्लेस देखना है, यूनिट प्लेस को जोड़िए। 1 2 3 3 6 4 10 1 15, 15 किससे विभाज्य होता है? 5 से, न 13 से, न 11 से, न 17 से, तो हम कहेंगे 5 आंसर होगा। याद रखना यूनिट प्लेस का रोल बहुत ज्यादा होता है। तो आज हम लोग संख्या पद्धति के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को किए जैसा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, और शायद आपके एग्जाम में आए भी ना। लेकिन मैंने पहले बोला है कि मैं अपने क्लास में बहुत हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा, जो आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए आज की क्लास आपको कैसी लगी, पढ़कर कितना मजा आया, आपने कुछ नया सीखा या नहीं, जल्दी से एक बार बता दीजिए, कि जिससे कि हम क्लास को यहीं समाप्त करें और अगले दिन हम दोबारा आपको मिले और अच्छे से हम आपको पढ़ाने का या समझाने का प्रयास करें। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। आज के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।